चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका रॉयल इंस्टीट्यूट के। कल हमने पढ़ा अंकुरण, बीज विज्ञान पढ़ रहे थे ना। अंकुरण के प्रकार पढ़ लिए। अरे पढ़े कि नहीं पढ़े? अब हम पढ़ेंगे अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारक। ओ भाई ओए, लिखो अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखो, अंकुरण को प्रभावित करने वाले वैसे तो बहुत सारे कारक है, पर प्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए तो चार कारक महत्वपूर्ण। बेटा देखो, एक बात मैं बता दूं, मेरी अगर बात करोगे तो मैं एक आध आदमी बाहर भेज दूंगा। क्या चाहते हो, इसको बंद कर दूं? और कुछ चाय पानी? ठीक है। अब अंकुरण को प्रमुख रूप से कितने कारक प्रभावित करते हैं? चार। सबसे पहला कारक है नमी। बिना नमी के अंकुरण हो ही नहीं सकता है ना। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक अगर कोई पूछे तो क्या उत्तर लगाएंगे? सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन है? नमी। पर सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है? तापमान। तापमान एक ऐसा कारक है जो सभी उपापचयी क्रियाओं को सर्वाधिक प्रभावित करता है। तापमान में 1 डिग्री ऊपर नीचे भी अगर मामला हो जाए तो हम ये कहेंगे कि अंकुरण बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगा। इसके अलावा बिना ऑक्सीजन के अंकुरण संभव नहीं है। और फिर नंबर आता है अपना चौथा नंबर, प्रकाश, जो सभी बीजों के लिए आवश्यक नहीं है। प्रश्न आता है कि सभी बीजों के अंकुरण के लिए कौन सा कारक आवश्यक नहीं समझा जाता है? प्रकाश, है ना। पर जिनके लिए प्रकाश का महत्व है उनको हम कहते हैं फोटोब्लास्टिक सीड। क्या कहते हैं? फोटोब्लास्टिक सीड, मतलब जिनका अंकुरण प्रकाश से प्रभावित होता है। बाद में वैज्ञानिकों ने देखा है कि फोटोब्लास्टिक भी दो तरह का। एक जिनको प्रकाश चाहिए वो पॉजिटिवली फोटोब्लास्टिक, एक जिसको प्रकाश नहीं चाहिए, अंधेरा चाहिए, वो नेगेटिवली फोटोब्लास्टिक। अभी जो एग्जाम हुई है वो की उसमें पूछा हुआ है कि टमाटर कैसा है? नेगेटिवली फोटोब्लास्टिक। तंबाकू कैसा होता है? पॉजिटिवली फोटोब्लास्टिक। पहले इतना लिखो, फिर फोटोब्लास्टिक बोल के लिखो। क्रॉप तो फुल स्पीड में ही चल रहा होगा तुम्हारा। कितने दिन में? तुमको पता ही नहीं है, बताओ। अरे जिनकी चल रही वो तो बताए कम से कम। उनको भी नहीं पता। उनका बस हो गया। क्या 8 दिन में कि 15 दिन में, 25 दिन में? 20 दिन हो गए बिना लिखे ही? लिखवाए तो 35 से 40 दिन लगते पूरा। आधों ने तो ले गए, घर ले जाकर रख दिया, वापस लाके दे दिया कि ये लो आपके पेज। हाँ। नहीं, वो पेज मिल नहीं रहे ना, बीच बीच में से गायब है फिर। जिम्मेदारी काम जिम्मेदारी से करना है, या तो फिर मना कर दो कि सर ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, है ना। पर एक बात है, सुपरवाइजर में हिंदी आएगी जरूर। आएगी कि नहीं आएगी? हाँ। और जिसकी हिंदी खराब है उसकी जिंदगी खराब है।
चले आगे। वेरी गुड। अब लिखो, ऐसे बीज, ऐसे बीज जिनके अंकुरण पर प्रकाश का प्रभाव पड़ता है। ऐसे बीज जिनके अंकुरण पर प्रकाश का प्रभाव पड़ता है। फोटोब्लास्टिक कहलाते हैं। ऐसे बीज जिनके अंकुरण पर प्रकाश का प्रभाव पड़ता है, फोटोब्लास्टिक कहलाते हैं, है ना। अब फोटोब्लास्टिक कितने प्रकार के बेटा? दो प्रकार के। एक को कहते हैं हम लोग पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक, सकारात्मक, और दूसरे होते हैं नेगेटिव फोटोब्लास्टिक, नकारात्मक, है ना। तो इनके बीजों के अंकुरण के लिए प्रकाश की उपस्थिति चाहिए। क्या चाहिए बेटा? और नीचे वाले नेगेटिव फोटोब्लास्टिक के लिए प्रकाश की अनुपस्थिति चाहिए। अनुपस्थिति का मतलब है हाँ, अंधेरा। तो बहुत पुराना आदमी है यार। हाँ, जब मैं बच्चा था, छोटा था, तब का चल रहा है मामला है। तो ऐसा तो नहीं हम दोनों एक ही उम्र के आदमी हैं। तो देखो, जो तंबाकू है उसके बीजों को अगर लाल प्रकाश दिया जाए, कैसा प्रकाश दिया जाए बेटा, तो उसका अंकुरण बढ़ जाता है। ऐसे बीज जिनकी बुआई आधा सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर रखते हैं, उनको प्रकाश चाहिए। जिनको 5 से ज्यादा, 6, 7, 8, 9, 10, उनको अंधेरा चाहिए। और बीच वालों को कुछ भी, उजाले में ही उगेंगे ना अंधेरे में ही उगेंगे, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो अपने को देख लिखना है कि पॉजिटिवली फोटोप्लास्टिक कौन है? तंबाकू। नेगेटिवली फोटोप्लास्टिक कौन है? टमाटर। और ये अभी रिसेंटली पूछा है, हो सकता है सुपरवाइजर पूछ ले उठा के। लिख लो। चलो, चले आगे बेटा। बेटा टमाटर के अलावा कोई फसल होगी तो मुझे ध्यान नहीं है, हो भी सकती है। मैं तो यूं सोच रहा हूँ कि ये भी लिखवाऊं कि नहीं लिखवाऊं। लिख लिया। अंकुरण को कितने कारक करते हैं? 4। सबसे पहला कौन है? अगर कोई पूछे कि अंकुरण के लिए सर्वाधिक आवश्यक कारक कौन सा है? नमी है। बिना नमी के अंकुरण संभव नहीं। दूसरा कारक क्या है? सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तापमान। सभी जीव जंतु, सभी पेड़ पौधों की उपापचयी क्रियाओं पर सर्वाधिक प्रभाव ही किसका पड़ता है? तापमान का पड़ता है। जिंदगी में याद रखना, सबसे ज्यादा ताप। अभी इस रूम में अगर गर्मी पैदा कर दो, तुम एक दूसरे को माथा फोड़ दोगे। इसीलिए गर्म देशों में क्राइम रेट ज्यादा है। ठंडे देशों में दिमाग ठंडा रहता है, लोग चिल रहते हैं, कूल, इसलिए क्राइम रेट कम है। अरे हंस रहे हो, रिसर्च आया अभी। कमाल करते हो यार तुम। ऑक्सीजन अगर अनुपस्थित है, बीजों को भंडारित कर देंगे तो फिर वो अपनी अंकुरण क्षमता खो देते हैं, उनके अंदर का भ्रूण मर जाता है। और प्रकाश सभी के लिए आवश्यक, पर जिनके लिए है वो पॉजिटिवली
जिनको अंधेरा ही चाहिए, प्रकाश की अनुपस्थिति, वो नेगेटिव। वेरी गुड। चलो अब देखो, मैं अगर कोई मजाक करूं तुम बुरा तो नहीं मानते हो? वेरी गुड। हालांकि मान भी लोगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। हम क्या पढ़ेंगे? अंकुरण का परीक्षण। अब ये आदमी बहुत समझदार आदमी, क्या नाम तेरा? अरविंद। ये आरएएस अधिकारी बन गया, राजस्थान एग्रीकल्चर। देखो मैं मजाक करूं तो मेरी उम्र भी ज्यादा और मैं टीचर भी हूं, है ना? तुम मजाक करो, उसने शिकायत कर दी, तुम्हारा कोर्स कैंसिल कर दे, घर भेज दे, तो बने बनाए सुपरवाइजर रह जाओ। इसका ये मतलब नहीं मैं उसको रास्ता बता रहा हूँ। इस... चलो चले आगे। अब ये सुपरवाइजर बन गया, ये बहुत सिंसियर बालक, मैं इसको काफी समय से जानता हूँ, है ना? तो राजस्थान सरकार ने इसको अमेरिका के लिए चयन किया कि ये जाएगा अमेरिका और वहां से जो अपना बीज लाना है 10,000 क्विंटल, उसका परीक्षण करके आएगा। अब ये गया अमेरिका और वहां से 10-20 हजार क्विंटल गेहूं बेचना है उनको, वो भी बीज के भाव में। एयरपोर्ट पे इसका स्वागत किया गया ढोल धमाकों के साथ। फिर जेसीबी से इसके ऊपर फूल चढ़ाए गुलाब के। ये काफी प्रसन्न हुआ। फिर वो एक लंबी गाड़ी आती है ना, इतनी लंबी, लिमोजिन, उसमें बिठा के इसको होटल लेगा, वहां अलग ऊपर से फूल बरस रहे 7 मंजिल से। ये बहुत खुश हुआ। ये गया तो होटल में इसको रूम दिखाया, रूम में ही स्विमिंग पूल है, जकूजी, झूले वूले बन रहे, है ना? एक बड़ी सी टेबल पे 100-150 तरह का खाद्य पदार्थ, है ना? मेवे वे रखे हुए हैं, बड़ी टीवी है, इन्फिनिटी पूल सामने गैलरी में। ये भाव विभोर हो गया। वो कंपनी वाला आया कि सर आप चलो गोडाउन में, वेयर हाउस में, बीज का देख लो क्या करना है, क्वालिटी चेक। एक एक अरे कर लेंगे, कोई दिक्कत। फिर रात में इसके लिए डिनर रखा छत पे होटल के, है ना? ऐसे जो लटकाते ना अपने उदयपुर में, देखा कि नहीं, एक क्रेन से लटका देते हैं टेबल कुर्सी सब हवा में। ऐसे डिनर करवाया इसको, इसको काफी मजा आ रहा था। 1 दिन 2 दिन 3 दिन इसने ऐसे ही निकाल दिया। फिर इसने कहा ला कौन सा कागज साइन करना, साइन किए, ये आ गए इंडिया भाई साहब। 3 महीने बाद बीज भी आ गया, किसानों को बांट दिया राजस्थान सरकार ने, उगाया जो एक भी नहीं उगा। फिर इसका स्वागत भारत सरकार ने किया जेसीबी से। अब इसको करना क्या था, इसको पहले अंकुरण का परीक्षण तो करना था ना। तो इसको मैं बताता हूं कैसे करते हैं। 5 तरह से कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो अपन खेत में उगा के देख लो, पर उसमें काफी समय लगता है, इसलिए पहली विधि का नाम है बालू विधि। क्या नाम है बेटा? बालू विधि। दूसरी विधि का नाम है पेपर टॉवेल विधि। क्या नाम है? पेपर टॉवेल विधि। तीसरी विधि का नाम है रैगडॉल विधि। क्या नाम है? रैगडॉल विधि। और चौथी विधि का नाम है पेट्री डिश विधि। कितनी विधियां हो गई अपने पास? 4 हो गई। अब बालू विधि में क्या कर, देखो पहली बात तो अपने को ध्यान रखना है कि अगर अपन अपने ही देश में कहीं जा रहे हैं अंकुरण परीक्षण के लिए, तो जो नमूना लेंगे उसमें 200 बीज लेना। कितने लेना है? राष्ट्रीय नमूने में 220 और अंतरराष्ट्रीय नमूने में 400 बीज लेना। अब ये राष्ट्रीय नमूना कौन है ये नहीं पूछना, मेरे मुंह से किसी का नाम निकलेगा फिर पुलिस आ जाएगी, है ना? तो राष्ट्रीय नमूने में कितने बीज लेना है और अंतरराष्ट्रीय नमूने में 400 बीज। अपने देश में दोनों ही पाए जाते हैं। अपन बालू रेत को गमले में भर देंगे, या नर्सरी की ट्रे आती है छोटी छोटी, देखी तुमने कभी? एक साथ 25 30 40, उनमें बालू रेत भर देंगे, एक एक बीज लगा देंगे, पानी छिड़क के 2-3 दिन के लिए छोड़ देंगे। जो बीज अंकुरित होंगे वो साफ साफ दिखाई देंगे, ठीक है? इसकी जगह पे अगर हम कहीं होटल होटल में रुके, जैसे भाई साहब थे अमेरिका में, एंजॉय टू मच देयर, तो वहां पे मोटा वाला टिश्यू पेपर आता है जिसको कहते हैं पेपर टॉवेल। उसमें लाइन से बीज जमाना है, रोल बनाना है, ऐसे बहुत सारे रोल बनेंगे 5-10, उनको ऐसे पानी में डुबाना है, बाहर निकाल के रख देना है, उसमें भी उग जाएंगे। अगर लकड़ी का पाउडर, जिसको सॉ डस्ट कहते हैं, वो भर दिया जाए तो उसको क्या कहेंगे अपन?
रेगडॉल विधि। और अगर प्रयोगशाला में छोटी छोटी कांच की प्लेट आती है पेट्री डिश, उसमें उगा के देखेंगे तो पेट्री डिश विधि। अपने को करना कुछ नहीं, देखना है 200 में से कितने प्रतिशत बीज उग रहे हैं। तो इसका एक फॉर्मूला बनाते हैं अपन, अंकुरण प्रतिशत। बना सकते हो तुम फॉर्मूले? तुमको मैं एक बात बताऊं, एग्रीकल्चर में जितने भी फॉर्मूले आते हैं उसमें से 90% फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है। कुल पदार्थ को नीचे लिख दो, काम की चीज को ऊपर लिख दो, और गुणा 100 से कर दो। ये आती है दक्षता। और ज्यादातर फॉर्मूले इसी में काम आते हैं, है ना। चाहे कपास में जिनिंग प्रतिशत निकालो, चाहे मूंगफली में शेलिंग प्रतिशत निकालो, चाहे सिंचाई की दक्षता निकालो, चाहे उर्वरक की निकालो, जिस भी चीज की जो काम में आया उसको कहाँ लिख दिया ऊपर, जो टोटल था उसको कहाँ लिख दिया नीचे, और गुणा का कर दिया 100 से। तो यहाँ पर अंकुरण प्रतिशत निकालना है। अब कुल पदार्थ क्या है, नमूने में बीजों की संख्या। 200 लिए 200 लिख देंगे, 400 लिए तो, और यहाँ क्या लिख देंगे, अंकुरित बीज जो काम में आ गए वो, और गुणा का कर देंगे। अब मान लो कोई कहे कि 200 बीजों के नमूने में से 192 बीज अंकुरित हुए, प्रतिशत ज्ञात कीजिए। करो देख। अरे पेन कॉपी उठाना गधो, 200 में से 192 हो गए तो 100 में से कितने हो गएंगे? वो भी नहीं आता, ऐसे कैसे सुपरवाइजर बनोगे तुम? 96 कितने कम है, 8 बीज। 200 में 8 कम है तो 100 में 4, 90 तो आएगा ना। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा वो सुपरवाइजर अगर बन गया गलती से तो बहुत सरकार का नुकसान हो जाएगा, उसको अमेरिका कैसे ही भेजेंगे। चलो, अब मुझे बताओ कि बालू विधि में किसका प्रयोग करते हैं? बालू रेत का। पेपर टॉवेल में किसका प्रयोग करेंगे? पेपर टॉवेल। अगर बिल्कुल समझ में नहीं आए फिर हिंदी में लिखना, टिश्यू पेपर। रेगडॉल विधि में किसका प्रयोग करेंगे? लकड़ी का पाउडर, उसको बुरादा कहते हैं। और पेट्री डिश में पेट्री डिश। ठीक है, लिख लो इसको। और स्पीड बढ़ाऊं क्या पढ़ाने की? हाँ। वो एक पूछ रहा, सर आप किशन सर के भाई हो क्या? हाँ बेटा, वो मेरे बड़े भाई, दिखते छोटे। सॉरी। तुम कॉलेज वॉलेज गए कि 12वीं के बाद डायरेक्ट इधर ही मुड़े? हैं? पक्का? हाँ, कोई भरोसा थोड़ी, बोले 12th हो गया अब सीधे चलते हैं प्रयोगशाला में। हेलो। कोई गंभीर समस्या आ गई ऐसा लग रहा है, या तो कोई बाहरी तत्व है, क्योंकि अंदर वालों को तो इतनी आजादी नहीं मिली। चलो, लिख लिया क्या बेटा? वाह यार, तुम्हारी स्पीड तो बहुत ही अच्छी है। आगे चलते हैं। अरे
अब देखो, भारत सरकार ने कहा है कि अलग अलग प्रकार की फसलों में प्राकृतिक रूप से हो सकता है कम ज्यादा अंकुरण पाया जाता है, पर मार्केट से जो बीज खरीद के ला रहे हो, प्रमाणित बीज, उसमें न्यूनतम अंकुरण कितना होना चाहिए। तो उन्होंने तय कर दिया कि अलग अलग फसलों को कब तक आप बेच नहीं सकते, है ना। अगर मक्का का बीज हम लेके आ रहे हैं, कौन सा बीज बेटा, तो उसमें कम से कम अंकुरण होना चाहिए 90 से 95%। मतलब अगर 89% भी अंकुरण हो रहा तो फिर उसको बेचने नहीं दिया, सरकार प्रतिबंधित कर देती कि ये बीज खराब है ना। तो न्यूनतम अंकुरण मक्का के बीज में कितना होना चाहिए, 90 से 95%। वैसे ही अगर कोई पूछे कि गेहूं, जौ, चना, इसमें होना चाहिए 85%, है ना। ये पूछा भी हुआ है जौ का एक बार। फिर धान में 80%, कितना होना चाहिए, सोयाबीन में 70%। और सबसे कम अंकुरण किस में पाया जाता है, कपास और भिंडी में 65%, क्योंकि इनका बीज चोल बहुत ही कठोर होता है। भिंडी के साथ तो तुम्हारा अनुभव भी अच्छा रहा है। बोले सर आप क्या कहते हो, कुछ समझ, अरे अपन भिंडी खाते हैं ना, तो उनका बीज चोल कठोर होता है, वो बीज पचते नहीं है, वापिस वैसे ही आ जाते हैं। ये खरपतवारों की विशेषता है कि इनका बीज चोल बहुत कठोर होता है, इस कारण से पशु पक्षियों के द्वारा खा लिए जाते हैं, फिर दूसरे स्थान पे वो वैसे ही पहुंच जाते हैं। खरपतवारों का प्रकीर्णन। तुम इसको गलत वे में समझते हो। हाँ, तुम बहुत खतरनाक किस्म के लोग। लिखो इसको, सीधी बात को उल्टा करके समझ लेना। फिर बदनाम भी टीचर को करते हो कि सर डबल मीनिंग बातें करते हैं। अब भिंडी के बीज में कौन सा डबल मीनिंग हो गया तुम्हारे, दिमाग में ही गोबर भरा हुआ है। अभी तो मार्केट में एक भी ढंग की किताब नहीं मिल रही यार। जो खरीद के लाओ वही कचरा है। और जो अच्छी किताब है वो इतनी बड़ी है कि उसको पढ़ते पढ़ते बुढ़ापा आ जाए। है, चलो अच्छा है। मैं लिखूंगा, पर मैं पहले 50 साल का तो हो जाऊं, जब तक तुम्हारे बच्चे सुपरवाइजर की तैयारी करने आ जाएंगे। एक तो पंखे बंद करवा दिए, एसी बंद करवा दिया, अब गर्मी लग रही तुमको। मेरे पास तो है मेरी व्यवस्था, ये लो, तुम्हारा देख लेना। चले आगे। अब देखो, जब मैं ऐसे पढ़ाता हूँ ना बातचीत करके, तो तुम्हारा ध्यान बातचीत में रहता है, भूल जाते हो। बताओ, मक्का में कितना अंकुरण होता है, गेहूं और जौ में, धान में, सोयाबीन में, कपास और भिंडी में। फिर क्या पढ़ाना, तुम खुद ही पढ़ लो ना यार। तो अपन ने अंकुरण अंकुरण में कितनी चीजें देखी, एक तो क्रिया विधि देखी, दूसरा अंकुरण के प्रकार देखे, अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारक देखे, और विभिन्न फसलों में न्यूनतम अंकुरण देखा। इतना समझ में आया, पक्का पक्का, वेरी गुड। अब हमने पढ़ा था बीज की शुद्धता अधिकतम होना चाहिए। क्या अधिकतम होना चाहिए बेटा, तो अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, बीज शुद्धता। और ये शुद्धता कितने प्रकार की होगी, दो प्रकार की, एक भौतिक शुद्धता और एक आनुवांशिक शुद्धता। तो बीज शुद्धता में पहला टॉपिक क्या है अपने पास, बीज की भौतिक शुद्धता। इसको अंग्रेजी में कहते हैं फिजिकल प्योरिटी ऑफ सीड। अब मुझे एक बात बताओ कि
फिजिकल प्योरिटी या भौतिक शुद्धता का क्या अर्थ है? बीज किसको कहते हैं? वह पदार्थ जो नए पौधे तैयार करने के लिए प्रयोग किया जाता, उसके अलावा अगर कोई भी चीज है उसमें तो वो क्या है? अशुद्धि है। तो बीज को छोड़ के बाकी जो भी सब है वो क्या है? अशुद्धि। अब भौतिक शुद्धता कैसे निकालते हैं देखो, एक पटिया आता है उसका नाम है सीड वर्क बोर्ड या सीड प्यूरिटी वर्क बोर्ड। क्या नाम है बेटा? सीड प्यूरिटी अरे घनश्याम, ये माइक्रोसॉफ्ट है, मुझे पूरा यकीन था। भाई साहब आप क्या चाहते हैं? यहाँ भी माइक्रोसॉफ्ट सीड वर्क बोर्ड आ गया। ये तो आ ही जाता है इधर, तो उधर नहीं आता है बस। दिख रहा है? एक पटिया है, कैसे रंग का है बेटा बैकग्राउंड इसका? व्हाइट। कैसा बैकग्राउंड है? सफेद क्यों है बताओ? व्हाइट क्यों है? अरे कोई भी चीज व्हाइट अगर बैकग्राउंड रहे तो साफ दिखाई देती है। कितने का? 4,500 रुपए का। कितने का है? हाँ, बहुत महंगा है। इसमें एक स्केल भी लगी हुई रहती है ना? अब जब अपन कोई बीज का नमूना लिया, मान लो कोई बीज खरीद रहे अपन, बहुत महंगे भाव का बीज है, उसमें से एक नमूना ले लिया, 100 ग्राम बीज इस पेटी के ऊपर रख लिए। इसमें एक लाइट भी लगी रहती है और एक मैग्नीफाइंग ग्लास भी लगा रहता है। अब अपने को जिस फसल का बीज है उसके बीज उठा उठा के एक साइड करना है, बाकी जो भी बचा वो सब क्या है? कचरा। उसको कहते हैं डॉकेज। उसमें क्या हो सकता है? कटे पिटे बीज, दूसरी फसल के बीज, खरपतवारों के बीज, फसल के अवशेष, कंकड़ पत्थर, कांच के टुकड़े, प्लास्टिक के टुकड़े, विमल, आजकल बहुत मिलता है, कहीं भी मिल सकता है। तो वो सारा जो कचरा है उसको क्या कहते हैं? अशुद्धि या डॉकेज। तो बीजों में पाई जाने वाली अशुद्धि को क्या कहेंगे बेटा? डॉकेज। बीज की भौतिक शुद्धता के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सीड प्योरिटी वर्क बोर्ड। और डॉकेज में क्या हो सकता है मैंने तुमको बता दिया है ना। चलो लिखो। बीजों में पाई जाने वाली अशुद्धि को डॉकेज कहते हैं। और इसमें क्या क्या हो सकता है? दूसरी फसल के बीज, खरपतवार के बीज, कंकड़, फसल अवशेष, मिट्टी। अभी कुछ बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि आगे भी कुछ लिखेंगे। ये लो, आदि। किसका प्रयोग करते हैं? सीड प्योरिटी वर्क बोर्ड। तो जिनकी सीड साइंस डिपार्टमेंट में जॉब लगती है, सैलरी तो अच्छी होती है, 60, 70, 80 हजार रुपए महीने, काम यही करते रहते हैं। बहुत मजेदार काम है। कोई पूछने नहीं आता कि तुम क्या कर रहे हो। सॉइल साइंस में तो फिर भी पूछने आ जाते हैं आजकल, सीड साइंस में है ना। हमारे एक सीनियर थे मैम, वो सीड पैथोलॉजिस्ट। तो एक बड़ी कंपनी का सैंपल फेल हो गया। अब उसमें तो पैथोजन मिल गए उनको, फंगस मिल गई। तो वो यहाँ से उन्होंने रिपोर्ट बना के भेज दी, दूसरे दिन कंपनी सील। 5,000 टन सीड रखा हुआ था सोयाबीन का, बिक्री प्रतिबंधित। उसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया,
पर वो बंद मतलब बंद। बीच का सा रास्ता निकाला कुछ। तो ये पावर है गवर्नमेंट जॉब का, है ना। चल खैर ठीक है, तुम भी आरएस बनोगे तो पता चलेगा। क्या लिखा, सीड प्योरिटी वर्क बोर्ड का प्रयोग बीजों की भौतिक शुद्धता ज्ञात करने में किया जाता है ना। भौतिक अशुद्धि वो है जो आंख से दिखाई दे रही है ना। आंख से बीज के अलावा जो भी दिख रहा है, हमारी फसल के बीज के अलावा दूसरा जो भी दिख रहा है वो सब क्या है, डोकेज है, कचरा है, इम्प्योरिटीज है। अब बताओ भौतिक शुद्धता का सूत्र कैसे लिखेंगे अपन, तुम बताओ चलो। वही सूत्र है एक ही, भौतिक शुद्धता प्रतिशत। बताओ, यहां तो लिख दूं मैं नमूने का भार, और यहाँ 100 आएगा। अब ऊपर क्या आएगा ये तुमको डिसाइड करो खुद। शुद्ध बीज का भार, पर वो शुद्ध बीज का भार कैसे निकलेगा, नमूने का भार माइनस डोकेज या अशुद्धि, दो जो अपने को लिखना है। ये हो गया काम, लिख लो। सूत्र याद करना ही नहीं है, सूत्र बनाना है। देखो जैसे तुमने एक टॉपिक पढ़ लिया फर्टिलाइजर्स, पढ़ लिया क्या, सच बताओ भगवान की कसम खा के, तुम इतने ठंडेगार कैसे हो पहले तो बताओ। अरे नौजवानों नौकरी की तैयारी कर रहे हो अभी तो, सेवाएं देना है देश को, थोड़े जोश में रहा करो। बोले वो आप जाओ फिर बताते हैं। भाई डॉकेज लिखा, डाकण मत लिख लेना तो वो, हाँ, नहीं तो 2-3 साल बाद पढ़ेगा सोचेगा कि सर ने क्या पढ़ा दिया है। अपने राज्य से मामला। चले आगे बेटा। अब मान लो 100 ग्राम के नमूने में 5 ग्राम अशुद्धि मिली तो शुद्धता प्रतिशत कितना आया, 95%। उसमें करना ही क्या है अपने को, है ना। अब सरकार का ऐसा कहना है कि बीजों में अशुद्धि 0.1% से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब 100 किलो के नमूने में 100 ग्राम से ज्यादा कचरा बहुत कम। सर्वाधिक अशुद्धि गाजर के और घास के बीजों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, गाजर के बीज हल्के फुल्के रहते हैं जीरे जैसे। मान लो कि मैंने एक नमूना लिया और उसमें एक पत्थर आ गया, उस पत्थर का वजन ही 3,000 बीज के बराबर था, तो प्रतिशत में तो मामले ही निपटा देगा वो, है ना। इसलिए कहा जाता है सर्वाधिक अशुद्धि किसमें पाई जाती है, गाजर एवं घास के बीजों। चलो लिखो 2 लाइन फिर। पहली तो क्या लिखेंगे, बीजों में अशुद्धि 0.1% से अधिक नहीं होना चाहिए। बीजों में अशुद्धि 0.1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर लिखो सर्वाधिक अशुद्धि गाजर एवं घास के बीजों में होती। कई लोग गाजर घास लिख लेते हैं, उनका अर्थ का अनर्थ बना देते हैं। गाजर एवं घास के बीजों में पाई जाती है। सर्वाधिक का मतलब समझा दिया ना मैंने तुमको। हाँ, कि एक बोरी के अंदर एक पत्थर रखना है, बाकी फायदा तो हो ही जाएगा। ठीक है, चलो भौतिक शुद्धता का काम हुआ खत्म। अब हम पढ़ेंगे आनुवंशिक शुद्धता। क्या पढ़ेंगे बेटा, तुमने जेईटी सीईटी की तैयारी करी थी कभी, हाँ, नहीं की, कर लेते यार। थोड़ा बहुत जेनेटिक्स पढ़ते तो मजा आता। इसको क्या कहते हैं बेटा, जेनेटिक प्योरिटी। एक शब्द आता है डीएनए, क्या आता है, बीज विज्ञान में ऐसा मानना है कि जो भी बीज की किस्म है उस किस्म का डीएनए 100% एक जैसा होना चाहिए। मतलब एक बीज और दूसरा बीज का डीएनए
एक जैसा होना चाहिए, तब उसको किस्म कहा जाए। उसके लिए टेस्ट भी होता है, DUS, अपन आगे लिखेंगे। तो डीएनए में परिवर्तन कब होगा? जब पर परागण होगा। अवांछित पर परागण से ही आनुवांशिक शुद्धता कम होती है। मतलब डीएनए में जितना थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाएगा, आनुवांशिक शुद्धता उतनी कम होती जाएगी। अगर फसल में अवांछित पर परागण हो रहा है तो ही आनुवांशिक शुद्धता कम होती है ना। कुछ समझ में नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? जैसे मान लो अपन ने एक संकर किस्म बनाई, ए और बी का क्रॉस करवा दिया, जो नई किस्म बनी वो क्या बनी? मतलब हर बार जब ए और बी का क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगी? सी। अब अगर मैंने एक सी मार्केट से खरीदा और दूसरा सी खरीदा और दोनों का डीएनए देखा, दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर दिखाई दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं बाहर से भी लक्षण आए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ एक डी लगा हुआ था, उसका भी इससे क्रॉस हो गया, तो ये इधर आ गए लक्षण, आनुवंशिक शुद्धता कम हुई। तो आनुवंशिक शुद्धता केवल एक ही चीज से कम होती है, और वो क्या है? अवांछित पर परागण, है ना। तो डीएनए में जितना चेंज आएगा, गुणों में उतनी भिन्नता आ जाएगी, है ना। जो हम चाहते हैं वैरायटी के लक्षण, वो लक्षण चेंज हो जाएंगे। जैसे मैं बताता हूं तुमको, गेहूं का खेत देखा तुमने? कब देखा? बहुत बार देखा। पूरा खेत बिल्कुल बराबर होता है, पर वो दो चार करण अर्जुन डांस कर रहे होते हैं, वो लंबे वाले पौधे हैं। उनकी मम्मी ने ज्यादा कॉम्प्लेन पिलाया, वो अलग दूसरी किस्म के पौधे हैं, है ना, इसलिए लंबे, लंबी किस्म के पौधे। अगर मान लो ये बीज का खेत हो और गलती से पर परागण हो जाए तो वो किस्म बर्बाद हो जाएगी, है ना। हाँ। तो आनुवांशिक शुद्धता का मतलब सारा डीएनए कैसा होना चाहिए? एक जैसा। अब लिखो, अवांछित पर परागण आनुवांशिक शुद्धता को कम कर देता है। अब आनुवांशिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए हम दो काम कर सकते हैं। एक तो अपवांछन या रोगी। देखो, खरपतवार विज्ञान पढ़ लिया तुमने? है, तुमने पढ़ा होगा कि जब किसी एक फसल की किस्म में उसी फसल की दूसरी किस्म का पौधा आ जाए, है ना, इसको रोगियो कहते हैं या रोग खरपतवार कहते हैं। इसको निकाल देना चाहिए पुष्पन अवस्था के पहले। तो रोगिंग कर देना है, कब करना है? पुष्पन से पहले। दूसरा अपने को अपनाना है पृथक्करण दूरी, इसको कहते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस, है ना। हालांकि ये थोड़ा सा हायर लेवल का है, सुपरवाइजर के हिसाब से फिर भी पढ़ना चाहिए। मान लो घनश्याम है, उसने BSc AG कर लिया। घनश्याम तो नहीं है तुम्हारे बैच में कोई? हाँ, उधर है, वो बार बार मैसेज करता है, सर मेरा नाम क्यों लेते हो। घनश्याम ने BSc AG कर लिया, उसने सोचा कि अच्छी आधुनिक खेती करूंगा। 2-3 साल मक्का हो गई, समझ में आई कि कितनी खेती कर लो मक्का 20 रुपए किलो ही बिकेगी। उसका दिमाग खराब हुआ। वो जो बीज खरीद कर लाता है वो 800 रुपए किलो है, और जो बेचने जाता है जो 20 रुपए किलो है। उसके दिमाग में आइडिया आया कि मैं बीज ही बना दूंगा। करना क्या है, दो वैरायटी का क्रॉस करवाना है, एक वैरायटी बनाना है। उसने गंगा एक संकर किस्म उत्पादन का प्रोग्राम कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि बीज मैं बना के दूंगा। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा तुमने, ए का आर से क्रॉस कराना। बोले मैं कर दूंगा सब, मेरी मक्का क्या भाव खरीदोगे? कंपनी ने कह दिया 400 रुपए किलो। घनश्याम खुश, गांव वाले दुखी। अरे उनको पता चला कि यार हमारी मक्का 20 रुपए किलो और घनश्याम की मक्का। उन्होंने तुरंत यूट्यूब पे लिखा, संकर मक्का कैसे तैयार करें। आजकल के किसान बहुत खतरनाक है। 50 वीडियो देख दिए, खुद ही एक्सपर्ट बन गए। घनश्याम गंगा लाया, जमुना लाल जी जमुना ले आए, चुन्नीलाल जी सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, माही, चंबल, लूणी, अलूणी, मीठी, खारी। सब ने अपने अपने खेत में क्या लगा रखा?
संकर मक्का का बीज उत्पादन कार्यक्रम। पर दिक्कत यह है कि मक्का पर परागित फसल है और वायु परागित फसल है, उसके परागकण 400-400 600 मीटर दूर तक जा सकते थे। बनाना तो क्या थी, गंगा, पर ए और बी की जगह सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, समंदर बन गया। फिर 20 रुपए किलो। अब घनश्याम को खुद सुनिश्चित करना है कि अगर वो संकर मक्का का बीज उत्पादन कर रहा है तो उसके खेत से कम कितनी दूर तक मक्का का कोई दूसरा खेत नहीं होना चाहिए। किसको रोकना है, उसको पर परागण को रोकना है। इसलिए वो खुद ये सुनिश्चित करेगा कि कम से कम 400-400 मीटर तक उसके खेत से दूसरा मक्का का कोई खेत नहीं है। अब ये दूरी क्यों मेंटेन रखना है बेटा, अवांछित पर परागण को रोकने के लिए जो न्यूनतम दूरी रखी जाती है। अब ये दूरी किसके बीच में रखी जाए, किसी फसल की एक किस्म और उसी फसल की दूसरी किस्म के बीच में कम से कम इतनी दूरी होना चाहिए। क्लियर है मामला। पॉली हाउस में अगर उगाएंगे तो इसकी कोई आवश्यकता ही, वो अभी आधुनिक, ये पुराने जमाने से चली आ रही है। तो अवांछित पर परागण को रोकने के लिए किसी एक फसल की दो किस्मों के खेत में रखी जाने वाली न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, पृथक्करण दूरी। लिखो, पहले परिभाषा देखें। क्या शॉर्टकट में पढ़ा दूं सब? नहीं यार, पढ़ो आराम से, क्या पता सुपरवाइजर पेपर कौन बनाए। लिखो, अवांछित पर परागण को, ये लिख रहे हो क्या पहले? हाँ, ये लिख लो, फिर हेडिंग डाल के बता देना मुझे। बेटा ऑनलाइन वालों को, एक आदमी अगर मेरे लेक्चर में 10-12 कमेंट करता है ना, वो भाई ये वो अकेले ही बात कर रहा है, जबकि 50 लोग ऑनलाइन है। लिखा, पृथक्करण दूरी या आइसोलेशन डिस्टेंस। इसमें लिखो, अवांछित पर परागण को रोकने के लिए, अवांछित पर परागण को रोकने के लिए बीज उत्पादन के दौरान अवांछित पर परागण को रोकने के लिए बीज उत्पादन के दौरान किसी एक फसल की दो किस्मों, किसी एक फसल की दो किस्मों के खेत के बीच रखी जाने वाली, किसी एक फसल की दो किस्मों के खेत के बीच रखी जाने वाली न्यूनतम दूरी, दूरी क्या कहलाती है, पृथक्करण दूरी। अब इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, लिख लो, तुम्हारा मन कर रहा है। पृथक्करण दूरी कहलाती है। ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? वेरी गुड। अब देखो, अपन आगे पढ़ेंगे बीज संतति, उसमें नाभिक बीज, प्रजनक बीज, आधार बीज, प्रमाणित बीज, अलग अलग पढ़ेंगे, थोड़ा ज्यादा समझ में। अभी अपने देखना है कि अलग अलग फसलों में पृथक्करण दूरी कितनी रखी जा रही है ना। तो अपन यहाँ पर एक चार्ट बनाएंगे, तुम मेरे साथ बनाओगे क्या? तुम्हारा टाइम तो नहीं हो गया? बचा 7 मिनट में, मेरे साथ बनाओगे तो जल्दी बन जाएगा। लिखो यहाँ पर फसल, यहां हम लिखेंगे आधार बीज। क्या लिखेंगे? आधार बीज ज्यादा शुद्ध होता है। और यहां लिखेंगे
प्रमाणित बीज, प्रमाणित बीज 1-8% कम शुद्ध भी चल जाता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं स्वपरागित फसलें। स्वपरागित फसलों में कौन आता है? गेहूं, सोयाबीन, है ना। इनके लिए पृथक्करण दूरी रखी जाती है 3 मीटर। कितनी रखी जाती है? 3 मीटर। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है संकर मक्का, इसके लिए 600 और 300। फिर एक आता है संकुल मक्का, इसमें 400 और 200, 400 एंड 200 मीटर्स, है ना। फिर आता है आपका बाजरा, बाजरे में 1000 और 200। ये थोड़ा सा अलग टाइप का सिस्टम है ना। 1500 होना चाहिए पर इसमें 200 ही है। ज्वार में 200 और 100। चना 10 और 5। ये स्वपरागित होने के बाद भी इसमें देखो ज्यादा दूरी है। और लास्ट में नंबर आता है संकर कपास। ये पूछा हुआ भी है सुपरवाइजर में, है ना, कि संकर कपास के आधार बीज उत्पादन में कितने डिस्टेंस रखते हैं? 50 मीटर। प्रमाणित में कितने रखते हैं? 30 मीटर। क्या लिख पा रहे हो? देखो, रटने का कोई भी मामला पूछा गया वो तो तुम निपटा दोगे। दिक्कत कब आती है? जब वो थ्योरी पूछ लेता है। वो पूछ ले अवांछित पर परागण को रोकने के लिए रखे जाने वाली न्यूनतम दूरी कहलाती है आधे विकेट धड़ाधड़ गिर जाएंगे। क्या कहलाती है? पृथक्करण। और गलती से पूछ ले कि पृथक्करण दूरी कौन सी शुद्धता को? आनुवंशिक शुद्धता, है ना। क्योंकि बुक्स जब पढ़ता है ना कोई मार्केट से खरीद के, तो वो खाली रट लेता है, उसको डेटा याद कर ले, उसके अंदर की जो कहानी है उसको समझ में नहीं आती। तो डेटा कम आ रहे हैं आजकल मार्केट में एग्जाम में। तो आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए कितने काम करेंगे अपन? दो। पहला काम क्या करेंगे? रोगिंग, अपवांछन। दूसरा काम क्या करेंगे? पृथक्करण दूरी। पर परागित फसलों में ज्यादा दूरी आएगी कि स्वपरागित फसलों में? पर परागित में ज्यादा आएगी, है ना। स्वपरागित में कम आएगी, तो बहुत कम है। देखो कितनी है? 3 मीटर ही। मतलब इधर संकर गेहूं उग रहा है, उधर पड़ोस में कोई भी उगा है, अपने कहीं ज्यादा लेना देना नहीं है। कहाँ ध्यान रखना है? मक्का में, खास करके बाजरे में। और भी फसलें जैसे फूल गोभी, प्याज, चुकंदर, गाजर, इनके लिए 2-2 किलोमीटर, 2.5-2.5 किलोमीटर तक। आजकल तो पॉली हाउस आते हैं, कहीं दूरी की जरूरत ही नहीं है ना। चलो, अब आगे अपन कल पढ़ेंगे। कल क्या पढ़ेंगे अपन? बताओ।